नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में ये अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पूर्व मैं आप लोगों को इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत करवा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। आज का जो सेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती हेतु। पीछे जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुए हैं कई दफा गेस्टाल्टवाद से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में अपने पढ़ने वाले हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं उनको कोई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको आज थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। इस पे जो प्रयोग हुए हैं उनको भी अपने अच्छे से समझने वाले हैं और इसके जो शैक्षिक निहितार्थ रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको भी आज के सेशन में मैंने सम्मिलित किया है। यहाँ जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं तीनों, ये अंतर्दृष्टि का जो अपना सिद्धांत है इससे संबंधित है। आज अपने पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी, जो किनका है, गेस्टाल्टवादियों का है। ये जो महोदय आप प्रारंभ में देख पा रहे हैं ये वोल्फगैंग कोहलर है। ये कौन है सर? वोल्फगैंग कोहलर है। और ये जो महोदय आप देख पा रहे हैं इनका नाम है वर्दीमर, वेक्स वर्दीमर है। और ये कुर्ट कोफा जो अपने पढ़ते हैं वो है। इन तीनों का योगदान गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में रहा है। अब सबसे पहले देखिए इसका प्रारंभ जो है वो मैक्स वर्दीमर जो है इनके समय जो प्रयोग होने शुरू हुए 1911 से 1912 के मध्य प्रयोग यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद इनकी अगर बात करें कुर्ट कोफा जो है ये 1887 में ही इसका प्रारंभ कर दिया था। जो गेस्टाल्टवाद स्कूल है जर्मनी में उसका प्रारंभ कुर्ट कोफा ने 1887 में किया और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने काम किया 1941 तक। ठीक है, कोहलर महोदय जो है ये भी उनके साथ ही काम करना इसमें प्रारंभ करते हैं 1887 से और ये 1967-68 तक इस स्कूल में काम करते हैं। गेस्टाल्टवाद जो इनका स्कूल इन्होंने खोला था उसमें ये काम करते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो वोल्फगैंग कोहलर हैं, मैक्स वर्दीमर हैं और कुर्ट कोफा जो हैं। इनको इन तीनों को इस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार ये पहला प्रश्न पुटअप हो जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कोहलर हैं, वर्दीमर हैं, कोफा हैं और कुर्ट लेविन जैसे आगे आ गया तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को इस सिद्धांत में चलने से पूर्व कुछ अन्य चीजें यहां पर बताना चाहूंगा ताकि आपके ये अच्छे से समझ में आए सारी बातें। यहां देखिए आप एक बार, जब 19वीं शताब्दी में जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग होता है, सबसे पहले इन चीजों को समझना जरूरी है क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि ये गेस्टाल्टवादी अलग क्यों है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ। मनोविज्ञान विषय जब एक स्वतंत्र रूप में एक विषय के रूप में उभर करके सामने आया था तो मनोविज्ञान जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। इस बात को आप जानते हो। पहले जो थे वो व्यवहारवादी थे, पहले व्यवहारवादी संप्रदाय बना, व्यवहारवादी संप्रदाय, और दूसरा गेस्टाल्ट संप्रदाय बन गया था। यानी मनोविज्ञान जब स्वतंत्र रूप में आया तो दो संप्रदायों में मनोविज्ञान जो है वो विभाजित हो जाता है। यहां पर दोनों के ये जो व्यवहारवादी हैं इसमें सर कौन कौन थे? तो देखिए इसमें अपने को पता है कि जेबी वाटसन जो हैं वो व्यवहारवादी हैं, जेबी वाटसन हैं। स्किनर महोदय हैं, स्किनर महोदय व्यवहारवादियों में आते हैं। थॉर्नडाइक महोदय हैं, ये भी कौन है सर? ये भी व्यवहारवादियों के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में पावलोव महोदय हैं, तो ये भी कौन है? व्यवहारवादी हैं। वुडवर्थ कौन है गुरुजी? वुडवर्थ भी व्यवहारवादी है। मैकडूगल कौन है गुरुजी? मैकडूगल जो है वो भी व्यवहारवादी में आता है। गुथरी कौन है गुरुजी? गुथरी भी व्यवहारवादियों के अंतर्गत आता है। सीएल हल जो है ये भी व्यवहारवादी हैं। तो ये जो सभी व्यवहारवादी थे इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसका इफेक्ट उसके व्यवहार में देखने को मिलता है। जबकि गेस्टाल्टवादी जो हैं इन्होंने इनकी विचारधारा का खंडन किया था। गेस्टाल्टवादी जो हैं ये कौन कौन हैं? तो मैक्स वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवादी हैं। कुर्ट कोफा जो हैं, कुर्ट कोफा ये भी कौन है? ये भी गेस्टाल्टवादी हैं। वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर महोदय भी कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं। उसके बाद में अपने बात करें
बांडुरा कौन है गुरुजी? बांडुरा भी गेस्टाल्टवादियों में है। ब्रूनर कौन है? ब्रूनर भी गेस्टाल्टवादी है। गेन्ने भी गेस्टाल्टवाद का समर्थन करने वाले। ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं ये गेस्टाल्टवादी हैं, और गेस्टाल्टवादियों ने जो व्यवहारवादियों की विचारधारा है, इनके जो सिद्धांत है उनका खंडन किया था। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि अंश से पूर्ण बेहतर होता है, छोटे टुकड़ों से पूरा काम अच्छा होता है, अंश से पूर्ण बेहतर होता है। पहले अपने ये पढ़ते हैं कि किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, फिर कोई बड़ा काम करते हैं। इनका क्या मानना है? आप कोई बड़ा कार्य करो, आप कोई बड़ा काम करो, छोटे काम जो हैं वो अंश तो अपने आप हो जाएंगे, अंश से पूर्ण बेहतर होता है। ऐसा कहने वाला सिद्धांत कौन सा है? गेस्टाल्टवाद है। ये शुरुआती बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज अपने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसको पढ़ने वाले हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, कई अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले मैं यहां लिखूं कि इसे इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। इस सिद्धांत के अन्य क्या क्या नाम हैं वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है तो इस नाम से नहीं आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है? इसको गुरुजी सूज का सिद्धांत भी कहते हैं। पता है गुरुजी हमें, सूज का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अच्छी बात है। सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर, वर्दीमर और कोफा का है। इसी को ही क्या कहा जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले कोई बड़ा काम करो फिर सूक्ष्म काम अपने आप हो जाएंगे। इसी को ही पूर्णाकार सिद्धांत भी बोल देते हैं। अरे वाह गुरुजी, इसी को ही पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी बात ठीक है, पूर्णाकार सिद्धांत। इसी को ही समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। समग्रता का सिद्धांत भी कह देते हैं। कितने नाम हैं सर इस सिद्धांत के, क्योंकि ये सिद्धांत है ही ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे। समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे आहा अनुभव भी कहा है। मैं ये बात आपको बताऊंगा अभी कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से किन चीजों पर बल देता है। ये सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसी को ही इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, इसी को ही सूज का सिद्धांत कहा जाता है, इसी को ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा जाता है, इसी को ही पूर्णाकार या समग्रता का, और कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे आहा अनुभव भी कहा है। ये इसके अन्य नाम हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इसका प्रारंभ जो है वो 1911 से 1912 के मध्य किसने किया था? कुर्ट कोफा ने। कुर्ट कोफा जो है इन्होंने प्रारंभ इसका किया था। लेकिन ये जो महोदय, इसका जो स्कूल है गेस्टाल्टवाद की जो स्कूल, ये तो ये 1911-12 के बीच में प्रयोग करने की जो परंपरा इन्होंने बनाई थी और 1913 से 16 के मध्य सुल्तान नामक चिंपाजी पर प्रयोग किए थे। लेकिन इसका गेस्टाल्टवाद स्कूल की स्थापना 1887 में हो गई थी, ठीक है, और 1841 तक इसमें वर्दीमर जुड़ गए थे। कौन? वर्दीमर महोदय जो है वो इसमें जुड़ गए थे। अब इसमें 1887 में वर्दीमर के साथ में और 1967 तक इसमें काम किसने किया? कोहलर ने। सारे जो चिंपांजी पर प्रयोग ढंग से प्रयोग हुए हैं वो कोहलर महोदय के द्वारा किए गए हैं। कोहलर महोदय कौन से वाले? ये वाले जो कोहलर महोदय हैं इनके द्वारा काम इसमें किए गए हैं, जबकि इसकी शुरुआत जो है वो कुर्ट कोफा ने की थी। ठीक है, आओ आगे चलते हैं और इस चीज को देखते हैं। ये बातें हो गई हैं सारी बात। अब ये सिद्धांत 3 चीजों पर मुख्य रूप से काम करता है सर। अब ये यहां से प्रश्न आता है कि यह सिद्धांत किन चीजों पर बल देता है। ये 3-4 मुख्य चीजें हैं, आप याद रखना। एक तो ये कहता है कि सूक्ष्म से अपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि अंश से पूर्ण बेहतर होता है। पहली बात ये क्या कहता है कि अंश से पूर्ण बेहतर होता है। अंश से पूर्ण बेहतर होता है। पूर्ण बेहतर होता है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि अंश से पूर्ण बेहतर होता है? एग्जाम्पल के तौर पे इनका कहने का मतलब ये है कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करो, आपका रिट में या तृतीय श्रेणी शिक्षक में अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो छोटे लेवल के एग्जाम किस काम के हैं, फिर अपने आप उनका समाधान हो जाता है। जबकि अपने जो खंडित विधि होती है उसमें अपने सीखते हैं कि टुकड़ों में कर करके सीखना। ठीक, ये उल्टा बताते हैं। इन्होंने अंशवाद का जो खंडन किया है, अंशवाद का खंडन करने वाला सिद्धांत कौन सा है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है। अंशवाद का खंडन किया है। अंशवाद क्या है सर?
अंशवाद का खंडन किया है। अंशवाद जो है इसका प्रवर्तक जो है वो किसको माना जाता है? तो अंशवाद का प्रवर्तक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ने जब ये कहा था, अंशवाद की अवधारणा दी थी विलियम जेम्स और टीचनर ने। विलियम जेम्स और टीचनर महोदय जो हैं, इन्होंने अंशवाद की जो विचारधारा है उसको पनवाया था, और ये गेस्टाल्टवाद ने अंशवाद का खंडन किया है। ठीक है, क्योंकि अंश में विश्वास नहीं रखता, ये पूर्ण में विश्वास रखता है। ये जो सिद्धांत है, दूसरी बात, ये पहली बात इन्होंने बताई है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें व्यक्ति करके सीखता है, करके सीखता है, और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षीकरण भी बताया है इन्होंने। प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखेगा पूर्ण रूप में, तो वो इस कार्य में करके सीखता है, या किसी को दूसरों को करते हुए देखता है तब सीखता है। दूसरों को करके देखते सीखता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अपने सामने कोई वस्तु होगी, उसको अपने पूर्ण रूप से देखें। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के टायर को नहीं देखना, अपने को पूर्ण रूप से गाड़ी को ही देखना है। ठीक है, और इनका जो मानना है, इनका ये कहना है कि समस्या का समाधान जो है वो अचानक होता है। किसी व्यक्ति के दिमाग में अचानक सूझ उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है। शर्त क्या रहनी चाहिए? कि सामने परिस्थिति होनी चाहिए। अब ये क्या कहता है, पहले किसी व्यक्ति के सामने परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आ गई, उसके बाद में समस्या निकल आएगी उसके सामने, उस परिस्थिति को कैसे निपटे। समस्या के बाद में प्लस उसमें सूझ उत्पन्न होगी, सूझ उत्पन्न होगी तो समस्या का समाधान भी होगा। फिर उसमें आता है समस्या समाधान। ये बात इस सिद्धांत में कही गई है। तीन बातें याद रखना। यह सिद्धांत यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है, मशीनी रूप में यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। वाह गुरुजी, बात तो अच्छी बताई है आपने। देखो, प्रश्न यहां से कई बार पुटअप होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है करके सीखने को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत ये बात कहता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जो है वो ये बात कहता है। कौन प्रत्यक्षीकरण में विश्वास, कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण को दर्शाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा से सीखने का विरोध किया जाए? तो कौन सा है? अंतर्दृष्टि या पूर्णाकार सिद्धांत जो है वो इस बात को कहता है। ठीक है, परिस्थिति, फिर समस्या, फिर सूझ, और ये सीटेट में पूछा हुआ है। इसके अनुसार पहला विकल्प इन्होंने था परिस्थिति प्लस समस्या प्लस सूझ फिर समस्या समाधान। दूसरे विकल्प में पहले समस्या को लिख रखा था कि समस्या, पहले समस्या होगी फिर परिस्थिति उत्पन्न होगी। तीसरा जो विकल्प था उसमें सूझ को पहले लिया हुआ था कि पहले सूझ उत्पन्न होगी फिर कोई परिस्थिति होगी, और चौथा जो था उसमें पहले समस्या समाधान लिखा हुआ था कि समस्या का समाधान होगा फिर सूझ होगी। तो पहला विकल्प उसमें सही था, अचानक सूझ उत्पन्न होती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जो भी सीखता है वो करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा, या दूसरों को करते हुए देखता है तब वो जल्दी सीखता है। व्यक्ति के सामने परिस्थिति उत्पन्न होना चाहिए, परिस्थिति के बाद में अचानक से उसके दिमाग में समस्या का समाधान जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बातें कहने वाले कौन है? ये बातें कहने वाला गेस्टाल्ट संप्रदाय है। अब आप इस चीज को देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, ये जो महोदय हैं, मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को। ये इनका जो पहला जो प्रयोग रहा वो 1913 से 1916 पर 16 में रहा, और एक द्वीप पर जाकर के इन्होंने ये प्रयोग किया था। वनमानुस यानी चिंपांजी पर प्रयोग किया गया था, चिंपांजी पर प्रयोग किया गया, और उस चिंपांजी का नाम रखा गया था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ये तो सभी जानते हैं इन चीजों को। तो आओ थोड़ा देख लेते हैं। अलग अलग टाइप से इन्होंने प्रयोग किए हैं, और जो प्रयोग किए उनको मैं आप लोगों को यहां दिखा देता हूं। पहला प्रयोग तो इनके द्वारा किया जो गया था, आप इसको, इसकी जो ओरिजिनल रील्स है, जो फिल्म है, उसको भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ इनसाइड थ्योरी की बात हो रही है। पहले सुल्तान नामक चिंपांजी जो था उसको एक खेल पिंजरे में बंद किया गया। सुल्तान चिंपांजी के पास आसपास डब्बे भी रखे गए। पहले ये जो चिंपांजी हैं ये उछल कूद करके इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह यहाँ पर असफल हो जाता है, तब इसकी नजर जो है यहाँ रखे बॉक्स पर जाती है। पहले ये एक बॉक्स ला करके उस पर चढ़कर इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ यह असफल हो जाता है।
यानी कि इसके सामने परिस्थिति बनी हुई है, कंडीशन अप्लाई हो चुकी है कि आपके सामने ये परिस्थिति है, इन केलों को प्राप्त करना है। फिर ये पहले एक बॉक्स रखता है, उसके बाद दूसरा बॉक्स और उसके बाद तीसरा बॉक्स, तीनों पर चढ़ करके इन केलों की प्राप्ति जो है वो कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ, पहले इसके पास परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद में समस्या आई, समस्या के बाद में सूझ उत्पन्न हुई दिमाग में, और सूझ उत्पन्न होने के बाद में समस्या का समाधान निकाल लेता है। ये जो महोदय थे, कोल्हर महोदय, इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा इन्होंने कर लिया, ठीक है। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया कि डब्बे तो रख लिए, अब की बार डब्बे भी रख लिए, लेकिन डब्बे रखने के बाद भी पहुंच नहीं पा रहा था चिंपांजी का जो केलों तक हाथ जो है वो, वहां पर दो छड़ें रखी हुई थी। पहली छड़ लेकर के वो इसको पकड़ने का प्रयास करता है, फिर दोनों, इसके दिमाग में फिर सूझ उत्पन्न होती है, दोनों छड़ों को आपस में मिला करके यहाँ तक पहुंचता है और इन केलों को हासिल करता है। इसी प्रकार के कई प्रयोग जो हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। ये बॉक्स वाला प्रयोग जो है वो इनका रहा। उसके बाद में जो छड़ वाला जो प्रयोग है, छड़ के माध्यम से भी जो है वो सूझ उत्पन्न यहाँ पर हुई है। उसके बाद में अपने और देखें तो एक दो एग्जाम्पल, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो ओरिजिनल तस्वीर है जो उस समय की ली हुई तस्वीरें हैं, उसमें से ये शामिल है। ठीक है, ये देखिए, ये ओरिजिनल यहाँ पर जो ढांचा दिख रहा है, ये इस प्रकार के बॉक्स यहाँ पर रखे गए थे और इन बॉक्स पर बॉक्स को रख करके ये केले हासिल करता है। ये वो तस्वीर है मित्रों जो कि ओरिजिनल जो प्रयोग किया गया उसमें से ली हुई पुटअप फुटेज जो है वो है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इस सिद्धांत से जो प्रश्न बनते हैं वो जिसके शैक्षिक निहितार्थ हैं यहाँ से बनते हैं, क्योंकि अपने को आजकल जो सीधा स्पार्ट प्रश्न जो है वो मनोविज्ञान से नहीं पूछा जाता है। अपना जो प्रश्न बनता है वो इसके शैक्षिक निहितार्थ से अधिक बनता है। तो इसके शैक्षिक निहितार्थ देखें तो यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। रचनात्मक यानी कि सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? कोई सृजनशील बालक होते हैं, वो जैसे कोई वस्तु टूट गई है उसको जोड़ तोड़ करके नई वस्तु का निर्माण कर लेते हैं। किस प्रकार से दो चेयर को जोड़ करके कोई गाड़ी का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार से रचनात्मक कार्यों के लिए ये उपयोगी है। यह सिद्धांत बालकों में बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। ठीक है, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों में उपयोगी है। एक बार हरियाणा टेट में यह प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गणित, व्याकरण और विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी हो सकता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये बहुत सारे ऑप्शन जो अपने सिद्धांत के हैं वो सभी दिए गए थे। यह सिद्धांत यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। इस बात को मैंने बता दिया है क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो करके सीखने में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ है। जो खोज विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है इस पर। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना भूल गया, गेस्टाल्ट जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न भी कई बार आता है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ पूर्णाकार होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है और बच्चे इसको अक्सर सही करके आते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो सूझ किस प्रकार से, किस आधार पे काम करती है, सूझ कैसे उत्पन्न होती है। सूझ उत्पन्न होगी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? परिस्थिति का बनना आवश्यक है। भाई जब तक अपने सामने कोई परिस्थिति नहीं बनेगी तो सूझ अपने आप, अपने माइंड काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आपके सामने किसी भर्ती का विज्ञापन नहीं आता तब तक आपकी सूझ काम नहीं करती है। यहाँ देखिए, सूझ काम कब करेगी? परिस्थिति का बनना आवश्यक है। जैसे आपके सामने रीट भर्ती का बड़ा विज्ञापन आ गया, उसके बाद में आपके दिमाग की जो तर्क शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपके दिमाग की रेंज बढ़ जाएगी, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसका विकास हो जाता है कि मैं किस प्रकार से कौन सी बुकें पढ़ूं, कौन सी क्लास देखूं, किस सर की क्लास देखूं, कहाँ से ज्यादा प्रश्न आए हैं, किस कोचिंग से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो मन में उत्पन्न हो जाती हैं। पहली ये है, इधर से चलते हैं, परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई चीज अपने सामने है उसको अपने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और देखने के बाद उसको संपूर्ण रूप में देख रहे हैं, पूरी वस्तु को देख रहे हैं कि ये आखिरकार क्या चीज है। ठीक है, परिस्थिति का, उसके बाद में संबंध स्थापना होती है। परिस्थिति और उसके सूझ, किस प्रकार से सूझ, दोनों के मध्य जो है वो संबंध स्थापित होता है, समस्या और परिस्थिति के मध्य। ठीक है, समाधान प्राप्ति, यानी फिर अपने उसके लिए प्रयास करते हैं। पहले कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई, फिर समस्या, मैंने जैसा कि आप शुरू में आपको बताया था, फिर समस्या आई और समस्या के बाद में क्या होता है? समाधान प्राप्ति, कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, अपने प्रयास करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि प्रथम प्रयास में कोई चीज में अपने सफल हो जाएंगे। यहाँ देखिए पुनः इन्होंने दिया है कर्मिक एवं संगठित संतुलित प्रयास। ठीक है, एक बार प्रयास किया कि मैंने इस टाइप से तो इस चीज को करके देख लिया, ये नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से मैं इस चीज को करता हूं। संगठित प्रयास, संतुलित प्रयास करते हैं। सूझ में दक्षता आती है,
उसके बाद सूझ में दक्षता अपने आप आनी है। किसी कार्य को अपने बार बार करते हैं कि ये ऐसी चीज हो क्यों नहीं रही है, आखिरकार कहाँ इसमें त्रुटि रह रही है, तो उस चीज को देखते हैं। नवीन परिस्थिति में उसका स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, यहां देखें, संज्ञानात्मक स्तर पर संरचनाएं, दिमाग में जो तर्क शक्ति है उसका विकास होता है, यांत्रिक नहीं होती है, यांत्रिक रूप से नहीं, माइंडली सोचते हैं अपने उसको। प्रकृति स्थायी होती है इस चीज की, अचानक उत्पन्न होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया बनती है और आयु तथा अनुभव से ये प्रभावित भी ये चीज हो सकती है। क्योंकि अपने पता है कि सूझ, छोटे बच्चों के सामने कोई समस्या आएगी तो वो उसका समाधान करेंगे, तो उनकी सूझ का स्तर जो है वो कम होगा, और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके सूझ का स्तर जो है वो यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो डायग्राम है सूझ का, ये इस पर ही निर्भर करता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। पुनः एक बार इन चीजों को रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि आज अपने पढ़ा गेस्टाल्ट संप्रदाय या गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे समग्र पूर्णाकार भी कहा जाता है, और जिसे समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है इनसाइट थ्योरी, ये किन चीजों पर बल देता है? ये यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है, ये प्रत्यक्षीकरण में विश्वास रखता है कि अपने सामने कोई चीज हो, इसमें समस्या का समाधान तुरंत दिमाग में उत्पन्न होता है, व्यक्ति के दिमाग में सूझ अचानक से उत्पन्न होती है। और ये सिद्धांत जो है ये इसी बात को भी दर्शाता है कि किसी कार्य को अपने करते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले कोई बड़ा काम करेंगे, छोटे काम अपने आप हो जाएंगे। यह सिद्धांत अंशवाद का विरोध खंडन करता है कि अंशवाद यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपने यहाँ पर जाएंगे। इसमें जो प्रयोग किए गए वो 1913 से 1916 के मध्य सुल्तान नामक चिंपांजी वनमानुष पर प्रयोग किए गए थे। इस सिद्धांत का प्रवर्तक जो है वो कुर्ट कोफा को माना जाता है, वर्दिमर है और कोहलर महोदय हैं। इन्होंने चिंपांजी नामक सुल्तान जो है उन पर प्रयोग किए हैं। यह सिद्धांत जो है वो बच्चों में रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, व्याकरण, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी ये उपयोगी है, यांत्रिक रूप से सीखने का ये विरोध करता है। तो आशा करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।